आज आईएमए ने लिटरली गवर्नमेंट से एक बात पूछा है कि आपने जो आयुर्वेद का प्रचार किया है कोरोना में, तो कितने लोग हैं, आपके कितने राजनेता हैं, आपके कितने पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने कोरोना में आयुर्वेद का उपचार लिया। और मुझे लगा ये बहुत अच्छा संज्ञान लिया गया। जैसे जिस तरीके से कोरोना काल में पतंजलि ने कोरोनिल का प्रचार करना स्टार्ट किया था, बगैर परमिशन के ही वो पब्लिक में बेचने भी आ गए अपने प्रोडक्ट्स को। तो मुझे लगता है कि आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, इट्स अ वेरी गुड कंसर्नेबल बॉडी, और उन्होंने भारतीय सरकार से, केंद्र की सरकार से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि कोरोना काल में कितने नेता हैं जो आयुर्वेद के उपचार से ठीक हुए हैं। और मैं कहता हूं कि सबसे पहले एक बार अमिताभ बच्चन से जरूर पूछिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने तो अपने आप को नानावटी अस्पताल में एडमिट करा दिया था और अपना एक वीडियो भी जाहिर कर दिया था कि नानावती अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे तरह से सेवा करते हैं लोगों की। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने अपने वीडियो में एक बार भी ये नहीं बोला कि नानावटी अस्पताल के खर्चे कितने हैं, क्या आम आदमी नानावटी अस्पताल में एडमिट हो सकते थे। इसके ऊपर आप अमिताभ बच्चन जी से एक प्रश्न पूछिएगा। सदी के महानायक हैं, और मुझे लगता है कि कोरोना के दौरान भी वो एक एक्टिंग ही करते रहे, और ये उनकी ये जो कला है वो लोगों में उजागर हो गई कि कुछ भी नहीं है, एक पब्लिसिटी स्टंट था। बेसिकली अगर देखा जाए, इट वॉज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट फॉर द मीडिया, और शायद केंद्र की सरकार के इशारे में ही हुआ, क्योंकि ये पहले बीजेपी के गुजरात सरकार के लिए कैंपेन करते थे टूरिज्म के लिए अमिताभ बच्चन जी, और केंद्र ने जो इतने बड़े बड़े अस्पताल सरकारी डेवलपमेंट किए हैं, तो माननीय अमिताभ बच्चन जी ने अपना इलाज वहां क्यों नहीं कराया। मेरे मन में तो छोटा सा प्रश्न आता है, क्योंकि मैं रेबल हूं, तो आप लोगों की तरह ही सवाल पूछता हूं इस केंद्र की सरकार से। और जो लोग इस वक्त मेरे साथ हैं लाइव सेशन में, इतने लोग जो जुड़ गए हैं, मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। मैं आप लोगों को, आप लोगों के जज्बे की कदर करता हूं कि आप रेबल को इतना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मुझे इतना मोटिवेट करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले निकट भविष्य में आप हमेशा ये मोटिवेशन मेरे लिए बरकरार रखेंगे। भाई और बहनों, आईएमए ने बकायदा एक हल्फनामा मांगा है केंद्र के सरकार से कि आप लिख के दीजिए कि कितने नेता जो हैं वो आयुर्वेद के तरीके से ठीक हुए हैं, और अगर उनका ठीक होना हुआ है तो ट्रीटमेंट का प्रेस्क्रिप्शन भी दें। लेकिन केंद्र की सरकार ने अभी तो कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। और आज का एक और समाचार जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ईएमआई में कोई राहत नहीं है। पहली बात तो कोई मोराटोरियम काम करता ही नहीं है। जिन लोगों ने लोन लिया उनको कोई राहत नहीं मिली, उनमें से मैं भी एक भुक्तभोगी था। मैंने आपको बताया था एसबीएफसी के बारे में, और आज तो आरबीआई ने क्लियर बोल दिया कि अगले तिमाही में भी कोई उम्मीद नहीं है रेपो रेट बढ़ने का, ये और गिरता ही जाएगा। मतलब क्या डेवलपमेंट का स्टेज है। आप देखिए कि आज आरबीआई ने बोल दिया कि रेपो रेट में नहीं और ब्याज में कोई डिस्काउंट नहीं होगा, ईएमआई नहीं घटेंगे। तो भाइयों और बहनों, जब लोगों के पास जॉब नहीं है, जब लोगों के पास इतनी समस्याएं हैं, उस वक्त भी ये सरकार उनको ईएमआई में एक छूट देने के लिए पीछे हट रही है। और हम लोग इनको उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव में अगेन इनको जिताएं। तो जो भी मेरे मित्र हैं, जो भी हमारे को सुन रहे हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म में जो सोशल एक्टिविस्ट को सुनते हैं, मेरा आप लोगों से एक अनुरोध होगा, विनम्र निवेदन होगा कि बिहार में करारा जवाब दीजिए। आप ये देख लें कि कोई भी राज्य से शुरुआत होनी चाहिए इनकी। इन्होंने राजस्थान में जो किया, मध्य प्रदेश में जो किया, जग जाहिर है, लेकिन बिहार से इनको एक जवाब मिलना चाहिए। आपने मेरा एक लाइव सेशन कल देखा था, दिल्ली के कनॉट प्लेस थे। भाइयों और बहनों, बिहार में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस ले लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। और इस समय मौजूदा सरकार में जो जनता दल यूनाइटेड है, जेडीयू है, नीतीश जी का सुशासन जो बोला जाता है, और जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने चले जाते हैं और अपने लिए टिकट मांगते हैं। मजे की बात देखिए, पुलिस का एक इतना बड़ा अधिकारी, डीजीपी रैंक का अधिकारी, 1 मिनट में अपने नौकरी को छोड़ के और मौजूदा हालात में रिजाइन करके वीआरएस लेके और सीधा नीतीश कुमार जी के पास जाते हैं, जो कि बीजेपी के साथ जॉइंट अलायंस में है बिहार में,
केंद्र की सरकार के अलायंस है बिहार में मौजूदा समय में, और जाके अपने लिए एमएलए का टिकट मांगते हैं। तो जिस राज्य का डीजीपी खुद पॉलिटिकल नेता बनना चाहता हो अपनी नौकरी को छोड़ के, उस राज्य में आप न्याय की उम्मीद क्या कर सकते हैं? और यही व्यक्ति अगर कल को पॉलिटिशियन बन जाए, यही व्यक्ति अगर संसद में चुन के आ जाए, यही गुप्तेश्वर पांडे के जैसे लोग जो एक आईपीएस होते हैं, जो एक इतने बड़े पदाधिकारी होते हैं और आईपीएस होने के बावजूद नौकरी छोड़ के राजनेता बनते हैं, ये नहीं कि रिटायरमेंट के बाद अपनी रिटायरमेंट वॉलंटरी ले लेते हैं इलेक्शन के दौरान, क्या हम इनके जैसे अधिकारियों से उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय प्रणाली में किसी की सहायता करेंगे? एक संजीव भट्ट है भाई और बहनों, संजीव भट्ट गुजरात के आईपीएस और जो जुझारू थे आज जेल में हैं, जिनका कैंपेन में रेबल सदानंद पति आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से कर रहा हूं। संजीव भट्ट फ्री कैंपेन, जस्टिस फॉर संजीव भट्ट। एक संजीव भट्ट है जो आज सलाखों के पीछे है, और एक गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार के जो अपने पद से सेवानिवृत्त होकर जेडीयू ज्वाइन करते हैं, बीजेपी का दामन पकड़ना चाहते हैं, एमएलए का टिकट मांगते हैं। ऐसे अधिकारी अगर आज राजनेता बन जाए तो आप जान लीजिए पॉलिटिक्स का क्या स्वरूप होने वाला है मेरे देश में। भाई और बहनों, अच्छे दिन ऐसे नहीं आएंगे, अच्छे दिन नहीं आएंगे। पटना कितना बड़ा स्मार्ट सिटी बन गया है, वो आप पिछले बार की बारिश में देख सकते हैं। पूरा पटना जलमग्न था, नीतीश जी 1 महीना तक बाहर नहीं निकले। आज इलेक्शन के जस्ट पहले शक्ति मलिक की हत्या होती है बिहार में। शक्ति मलिक, जिनका मकान राज्य के सबसे बड़े पुलिस महकमे के बिल्डिंग के बराबर में, उनके कैंपस के बराबर में, दिन दहाड़े 3 लोग उनको आज गोली से मार देते हैं। और उस शक्ति मलिक के अपराध में, हत्या के अपराध में तेजस्वी और तेज प्रताप को मर्डर में बुक किया जाता है। भाइयों और बहनों, क्या ये पॉलिटिकल वेनेडेटा नहीं है? आज जो भी राजनेता, चाहे वो जयंत चौधरी हो, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के शह संस्थापक भी हैं, और आप ये लगा लें कि राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं, सांसद भी चुने हुए गए थे, और उनको किस तरह डंडों से पीटा गया। वो केवल एक रेप पीड़िता से मिलने गए थे। वैसे तो रेप पीड़िता से केवल 7 लोगों की परमिशन थी मिलने की, लेकिन उसी गांव में आपकी जानकारी के लिए राजवीर पहलवान जो बीजेपी के एक्स एमएलए थे उस क्षेत्र से, 300 लोगों के साथ मीटिंग करते हैं भाई और बहनों। लेकिन राजवीर पहलवान के लिए बीजेपी का नियम अलग है, योगी आदित्यनाथ सरकार का नियम कायदे कानून अलग है। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टी जब हाथरस में मिलने जाते हैं इस बलात्कार पीड़िता से, उन्हें लाठी डंडों से, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, सभी को पीटा जा रहा है। चाहे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या हम अपनी देश की अपनी वीर बेटी जो शहीद हो गई है, जिनकी हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई है, क्या हम अपनी बहन बेटी के इज्जत के लिए हम उनसे मिल नहीं सकते? क्या उनका परिवार को आज हमारी सांत्वना, हमारे प्रेम की, हमारी सद्भावना की आवश्यकता नहीं है? भाइयों और बहनों, सच्ची मायनों में अगर हम श्रद्धांजलि देना चाहें तो किसी भी व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धांजलि तब दे सकते हैं जब हम इस बीजेपी के केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंके। आइए इन जालिमों को सरकार से उखाड़ फेंके। और बिहार से इसका परचम, मैं बिहार जा रहा हूं, इसी 3-4 दिन में मैं बिहार के लिए रवाना होऊंगा। और जो भी लोग मुझे किसी मंच पे बिहार में देखना चाहते हैं, मैं रेबल सदानंद पति फाउंडेशन से आज आपकी ओर से एक वादा करता हूं कि बिहार में राजनीतिक मंच पे, हर मंच पे चल के मैं इनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करूंगा। और इस बगावत में मुझे आप सभी लोगों के साथ की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। भाइयों और बहनों, आज रेपो रेट नहीं घटाया गया, ईएमआई नहीं घटाया जा रहा है। आज लोग त्रस्त हैं, लेकिन सरकार की ओर से नेग्लिजेंस आप लोगों के सामने। जय हिंद, जय भारत।